जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने साइंस से संबंधित जितने न्यूमेरिकल था वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। एक क्लास दोस्तों उसमें और अगर डालेंगे तो वो सारा न्यूमेरिकल का कंप्लीट हो जाएगा, वो भी डायग्राम बेस्ड। इलेक्ट्रिसिटी का जो डायग्राम बेस्ड न्यूमेरिकल है उसको डाल देने के बाद पूरा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि पूरा साइंस का न्यूमेरिकल दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। अब हम दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे, जैसे कि एनटीपीसी जो हो गया दोस्तों, एनटीपीसी का वैकेंसी के लिए जितने भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, स्टैटिक जीके से पूछे जाते हैं। स्टैटिक जीके, तो स्टैटिक जीके का दोस्तों हमने सिर्फ क्वेश्चन फॉर्म में जितने भी पीवाईक्यू था वो सारा कर चुके थे। इसकी स्टैटिक जीके पर दोस्तों हम कुछ दिन में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर एक एक वीडियो लाने वाले हैं, पूरा थ्योरी का, पूरा थ्योरी का। तो अभी फिलहाल हम दोस्तों हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन को करेंगे, फिर पॉलिटी का क्वेश्चन करेंगे, फिर ज्योग्राफी का क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद दोस्तों इकोनॉमिक्स का भी क्वेश्चन करेंगे, इकोनॉमिक्स का। उसके बाद दोस्तों पूरा जीके क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, पूरा जीके कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद पूरा जीके कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन करने से पहले, जैसा कि साइंस में हम लोगों ने किया था कंप्लीट, कि पहले थोड़ा सा उसके बारे में हिस्ट्री थोड़ा सा जानते थे, कंसेप्ट को जानते थे, उसके बाद क्वेश्चन की ओर चलते थे। तो उसी प्रकार यहाँ पे दोस्तों हम हर एक क्वेश्चन के साथ ही उसका कंसेप्ट भी बताएंगे और पीवाईक्यू सीरीज भी कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जितने भी है वो कंप्लीट हो जाएगा। और जैसा कि दोस्तों सभी जानते हैं कि पीवाईक्यू क्वेश्चन होता है वो रिपीट किया जाता है, बार बार रेलवे में रिपीट किया जाता है, रेलवे क्या हर एग्जाम में रिपीट किया जाता है। तो 70 से 80% से ज़्यादा दोस्तों, 80% से ज़्यादा हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन रिपीट होता है और प्रीवियस ईयर ही पूछे जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से बनाएगा, क्वेश्चन तो लिमिटेड है, इसीलिए क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है कि इनमें से कौन सा पाषाण युग स्टोन एज के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है, 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए दोस्तों अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री हमारा दोस्तों हिस्ट्री की बात करें तो ये 3 कैटेगरी में पहले से बांटा हुआ है। किसमें, हिस्ट्री 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है। चलिए दोस्तों इसमें एक पेज ले लेते हैं, उसके बाद उसमें बता देता हूँ थोड़ा सा। हिस्ट्री की अगर हम बात करें दोस्तों तो हिस्ट्री क्या है कि 3 कैटेगरी में बांटा गया है। हिस्ट्री 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला क्या बांटा गया है, प्राग ऐतिहासिक, प्राग इतिहास, ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक जिसको हम प्री हिस्टोरिक कह सकते हैं, प्री हिस्टोरिक। और दूसरा क्या है दोस्तों, आद्य ऐतिहासिक। दूसरा क्या है, आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक की बात करें तो इसको प्रोटो हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। और तीसरा की बात करें दोस्तों तो वो क्या कहलाता है, ऐतिहासिक। क्या कहलाता है, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक जिसे हम हिस्टोरिक कहते हैं, हिस्टोरिक कहते हैं। अब देखिए दोस्तों इनमें से क्या डिफरेंस है। अगर प्राग ऐतिहासिक की बात करें तो अगर हमें पता चलता है कोई चीज़ कि कोई चीज़ कितना पुराना है तो हम कैसे पता करते हैं, जो पुरातत्व विभाग है हमारा, जो आर्कियोलॉजी होता है, पुरातत्व विभाग मतलब क्या दोस्तों, जो आर्कियोलॉजी सर्वे होता है उसके थ्रू से पता चलता है कि कितना कोई पुराना है। तो पता करने का तरीका कि कितना पुराना है वो पुरातत्व से पता चल सकता है, तो इसमें भी पुरातत्व से पता चलेगा और ऐतिहासिक में भी पुरातत्व से ही पता चलेगा। अब देखिए दोस्तों अगर प्राग इतिहास की बात करें तो कैसे पता चला, इसमें कोई लिखित सबूत था क्या, नहीं, इसमें किसी भी प्रकार का लिखित नहीं मिला है, इसमें किसी भी प्रकार का लिखित नहीं मिला है। देखिए लेकिन आद्य ऐतिहासिक की बात करें तो इसमें लिखित मिला है लेकिन पढ़ा नहीं गया, लिखित मिला लेकिन पढ़ा नहीं गया, लिखित मिला लेकिन पढ़ा नहीं गया। और इसमें लिखित, इसमें लिखित मिला है, इसमें क्या है, लिखित मिला है, लिखित मिलने के साथ साथ ये पढ़ा भी गया है, ये पढ़ा भी गया है। तो ये इतिहास का मेन हिस्ट्री हो गया। अब देखिए अगर एक चीज और दोस्तों, अब पाषाण काल किसे कहते हैं, पाषाण काल किसे कहते हैं, तो इसके अंतर्गत में जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसी के अंतर्गत आता है पाषाण काल, उसी के अंतर्गत आता है पाषाण काल, पाषाण काल।
अब अगर आदि ऐतिहासिक की बात करें दोस्तों, तो इसी में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम प्राग, यानी कि दोस्तों इसमें जो आदि ऐतिहासिक काल में है, आदि ऐतिहासिक काल में दोस्तों जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इसमें हम देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे इसमें। और ये हमारा क्या है दोस्तों, जो प्राचीन ऐतिहासिक है, यानी कि इसमें 3 भाग होता है, प्राचीन ऐतिहासिक और मध्य इतिहास और मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि लेटेस्ट वाला मॉडर्न हिस्ट्री की बात है करेंगे। प्राचीन ऐतिहासिक, मध्य इतिहास और मॉडर्न, मॉडर्न तो हो गया, यानी कि हाँ मॉडर्न, मॉडर्न मतलब क्या, आधुनिक इतिहास। तो 3 इतिहास के बारे में इसमें हम जानेंगे। इसमें क्या है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता। अच्छा दोस्तों, अगर यहाँ पे हम बात करें कार्यकाल का, तो कार्यकाल भी बहुत जरूरी होता है। कार्यकाल देखिए, अब सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं, इसका कार्यकाल कितने से कितने तक था। तो सिंधु घाटी सभ्यता की कार्यकाल दोस्तों लगभग 2500 बीसी से 2500 बीसी से 1750 बीसी के आसपास है। बीसी वगैरह का दोस्तों तो मालूम ही होना चाहिए आपको, क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात हो रहा है, पहले की बात हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो ये पाषाण काल है, ये जो पाषाण काल, ये पाषाण काल 3 भाग में है। पाषाण काल क्या है, 3 भाग में है। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, और दूसरा क्या है, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और तीसरा जो होता है वो नव पाषाण काल आता है। क्या आता है, नव पाषाण काल आता है। नव पाषाण काल, यानी कि ये पाषाण काल का ही, पाषाण मतलब क्या दोस्तों, उस टाइम पत्थर का हथियार का इस्तेमाल किया जाता था, तो पत्थरों को पाषाण कहा जाता था। इसीलिए उसे क्या बोलते हैं, पाषाण पाषाण काल बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, पाषाण काल, या तो स्टोन एज कहते हैं। पाषाण काल या तो स्टोन एज कहते हैं। यानी कि दोस्तों जो प्राग ऐतिहासिक है उसी को पाषाण काल कह सकते हैं। तो पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। इसके बाद दोस्तों नव पाषाण के बाद क्या आता है, ताम्र पाषाण। ताम्र पाषाण, क्योंकि इस टाइम तांबे का इस्तेमाल किया जाता था, तो इसीलिए क्या कहते हैं, ताम्र पाषाण, ताम्र पाषाण, ताम्र पाषाण। तो यहाँ पे दोस्तों इसी प्रकार हम दोस्तों थोड़ा थोड़ा हिस्ट्री क्वेश्चन के साथ ही साथ जानते चलेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इनमें से कौन सा पाषाण युग स्टोन एज के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। पाषाण काल, तो पाषाण युग में हमने क्या देखा, पूरा पाषाण काल था जो सबसे पुराना था, फिर नव पाषाण काल था, फिर मध्य पाषाण काल था, तीनों पाषाण था। तो सबसे पहले ये 3 पाषाण आता है, और उसके बाद में लास्ट में नव पाषाण के बाद हमारा तम्र पाषाण आता है। तो ये तीनों एज में नहीं आता है। पाषाण काल का 3 एज है, पूरा पाषाण, नव पाषाण, मध्य पाषाण, अभी हमने देखा। और ताम्र पाषाण जो आता है वो तीसरे के बाद चौथे में आता है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी। तो देखिए अगर भीमबेटका की गुफाओं की खोज की बात करें, तो 1957 में, 1957 से 58 के बीच में हुआ है। 1957 के 58 के बीच में हुआ है भीमबेटका की गुफा। 1957 से 58 में क्या हुआ है, खोज हुआ है। यहाँ पे दोस्तों भीमबेटका के बारे में हम बात कर रहे हैं। इतना तारीख को खोज हुआ है, और इसे खोज करने वाला दोस्तों कौन था, तो वीएस वाकड़नकर थे। कौन थे, वीएस वाकड़नकर थे। और कब खोज किया दोस्तों, 1957 से 58 के बीच में खोज किया गया है, खोज किया गया है। अच्छा दोस्तों, ये यहाँ पे अगर इसकी बात करें दोस्तों, तो ये 2003 में यूनेस्को में भी शामिल किया गया है। यूनेस्को जो विश्व का दोस्तों संस्थान है, जिसमें यूनेस्को में शामिल किया गया है, यूनेस्को में शामिल किया गया है। 2003 में यूनेस्को में शामिल किया गया है भीमबेटका की गुफा। तो ये भी पूछा जाता है इसमें दोस्तों, ये भी क्या होता है, पूछा जाता है कि यूनेस्को में कब इसको शामिल किया गया है। तो ये यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन आंसर कौन सा हो जाएगा। अच्छा हाँ दोस्तों, एक बात और, ये भीमबेटका की गुफा है कहाँ पर, तो ये एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। अच्छा, ये भीमबेटका की गुफा क्यों है दोस्तों, तो ये चित्रकलाओं के लिए फेमस है। चित्रकलाओं के लिए फेमस है। पुरानी पुरानी जो आधार पर, जो पुरानी प्राचीन इतिहास के पुरानी पुरानी चित्रकला था, तो चित्रकलाओं पर आधारित है। क्या है, चित्रकलाओं पर आधारित है।
अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन को कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1957 में खोज किया गया था। किसने किया था? वी.एस. वाकर नकर ने किया था। भीमबेटका की शिलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मौर्य वंश के दौरान की गई चित्रकारी के चिन्हों की वजह से। देखिए दोस्तों अभी हमने क्या बताया कि जो प्राचीन इतिहास था, प्राचीन इतिहास की से पहले की बात करें दोस्तों, प्राचीन इतिहास इतिहास से पहले प्राचीन इतिहास से पहले प्राचीन इतिहास से पहले जो चित्र था, चित्रकारी या चित्रकारी के लिए, चित्रकलाओं के लिए, यानी कि गुफा के पत्थरों में या चट्टानों में जो चित्रकला था, तो उन्हीं चित्रकलाओं के लिए ये चित्रकलाओं के लिए प्रसिद्ध है। चित्रकलाओं के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि दोस्तों कहा जाता है कि इसमें महाभारत के कई सारे घोड़े हाथी का चित्र भी मिला है। तो ये महाभारत के आधार पर भी आधारित कह सकते हैं। महाभारत के आधार पर अम, महाभारत के नहीं दोस्तों, महाभारत से आधारित चित्र है ये। महाभारत से आधारित आधारित चित्र भी इसमें है। आधारित चित्रकला, चित्रकला। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे दोस्तों अब देखिए क्वेश्चन को, मौर्य वंश के दौरान की गई चित्रकारी के चिन्हों की बात कर रहा है। तो मौर्य वंश हमारा दोस्तों ये प्राचीन इतिहास में आता है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया वो प्राचीन इतिहास के पहले का, क्योंकि भीमबेटका की गुफा है वो प्राचीन इतिहास के पहले से है। तो मुगलों की मूर्तिकार के, मुगलों का तो दोस्तों ये 1400 1300 1400 1500 का बात हो रहा है। एसी का, एडी का, एडी का, यानी कि 1500 के आसपास एडी, एडी में ये मुगल आए थे। प्रारंभिक द्रविड़ काल के चिन्हों के वजह से, प्रारंभिक द्रविड़ काल दोस्तों ये भी नहीं है, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों किसी वजह से। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? तो देखिए दोस्तों पाषाण कालीन क्या है? ये प्राचीन इतिहास के पहले से है। तो कहाँ पर पाया जाता है? भीमबेटका की गुफा में पाया जाता है। कहाँ पर? भीमबेटका की गुफा में पाया जाता है। और भीमबेटका कहाँ है दोस्तों? अभी हमने बताया कि एमपी में है। कहाँ पर है? एमपी में है। और एमपी में कहाँ पर दोस्तों? तो ये रायसेन के जिले में है। एमपी के रायसेन, रायसेन का जिला, रायसेन की जिला। एक दिल्ली में एक होता है दोस्तों रायसीना की पहाड़ी है। दिल्ली में क्या है? एक रायसीना की पहाड़ी है। रायसीना की पहाड़ी है। रायसीना की पहाड़ी, जहाँ पे क्या है दोस्तों हमारा राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। राष्ट्रपति राष्ट्रपति का क्या हुआ? राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? सही कालानुक्रम है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने क्या बताया उस टाइम कि सबसे पहले क्या था? तो एक नंबर पे क्या है? पूरा पाषाण है। ये पाषाण काल के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या है? पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरा मध्य पाषाण काल। पूरा का मतलब क्या है? सबसे पुराना। तो मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और तीसरा क्या है? नवपाषाण काल। तीसरा क्या है? नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। अब इसमें देखिए दोस्तों अगर टाइम की बात करें कब से कब कौन था, कब से कब कौन था, तो यहाँ पे दोस्तों ये हमारा जो था वो यानी कि लगभग 12 लाख या 1 लाख, मतलब 12 लाख से 12 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के 12,000 वर्ष के बीच में था। 12 लाख वर्ष से पूर्व से लेकर के 12,000 के बीच में था। 12 लाख पहले से लेकर के 12,000 के बीच में पूरा पाषाण के जीवन व्यतीत किया पहले। और दूसरा कार्यकाल जो था वो कब से था? 12,000 में छूटा, तो यहाँ पे फिर क्या 12,000 से लेकर के 5,000 साल, 5,000 साल। और अंतिम में ये दोस्तों कहाँ से चलता है? ये हमारा 5,000 से लेकर के 3,000 साल के आसपास चला। 3,000 के साल के आसपास चला। के मतलब क्या दोस्तों? 1000 है, यानी कि इसमें 3 जीरो लगा सकते हैं। तो इस क्रम में चला था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन, ये दोस्तों ये जो डाटा है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वेरी कर सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ लिखा होता है, इसमें कुछ लिखा होता है, तो ये थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। तो इसके आसपास में ही आंसर को लेके चलना है।
तो यहाँ पे सबसे पुराना कौन हो गया? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। तो सही कालानुक्रम क्या? समय के अनुसार। तो सबसे सटीक आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता, थोड़ा सा दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बता देते हैं, क्वेश्चन शुरू करने से पहले बता देते हैं ताकि ज्यादा समझ में आए। तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता याद दोस्तों, या इसे हड़प्पा का सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा की सभ्यता भी कहा जाता है, हड़प्पा की सभ्यता। या तो दोस्तों इसे इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको हम कह सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों हड़प्पा की सभ्यता क्यों बोला गया? हड़प्पा की सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा की सभ्यता क्यों बोला गया? सबसे पहली बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे हड़प्पा। तो यहाँ पे हड़प्पा की सभ्यता इसे क्यों बोला गया? सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता क्यों बोला गया? क्योंकि दोस्तों जब जब खुदाई किया गया तो सबसे पहले सभ्यता में खुदाई हड़प्पा से शुरू किया गया था। तो यहाँ से शुरू करने की वजह से इन्हें हड़प्पा की सभ्यता कहा गया है, क्योंकि यहाँ से खुदाई चालू किया गया था इसलिए। अब दोस्तों हड़प्पा की सभ्यता की खुदाई हुआ तो इसमें खुदाई करने वाले कौन थे? तो खुदाई करने वाले दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों खुदाई कब हुआ? तो ये 1920 के आसपास में हुआ है। कब हुआ है? 1920 से 21 के आसपास में। यानी कि हम यहाँ पे इस प्रकार लिख सकते हैं कि 1920 से 1921 के बीच में खोज हुआ है और यानी कि खुदाई हुआ है। और इसकी खुदाई करने वाला कौन थे? तो दयाराम साहनी थे। कौन थे? दयाराम साहनी थे। खुदाई करने वाला कौन थे? दयाराम साहनी थे। दयाराम साहनी थे। दयाराम साहनी थे। अब यहाँ पे इसकी बात करें दोस्तों, तो कौन से नदी के किनारे थे? तो ये रावी नदी, और ये अभी है कहाँ पे? अभी कहाँ पर है? ये रावी नदी के तो किनारे है, रावी नदी के किनारे है, लेकिन अभी फिलहाल में दोस्तों कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। और ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि कौन से जिले के पास है? कौन से जिले में पास है? तो ये माउंट गोरी, माउंट, ये कौन से जिले, पाकिस्तान के कौन से जिले में है दोस्तों? तो ये माउंट गोरी जिले में है। माउंट गोरी जिला, माउंट गोनोरी, या माउंट गोरी या गोनोरी जिला है दोस्तों। माउंट गोनोरी, माउंट गोनोरी या तो माउंट गोरी जिला में है। तो ये क्या था दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता में हमने क्या देखा? हड़प्पा का सभ्यता था। ये क्या था? हड़प्पा का सभ्यता था। अब यहाँ पे दोस्तों अच्छा कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लें तो हड़प्पा सभ्यता में क्या फेमस था? देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे बात करें हड़प्पा में और क्या फेमस था, तो हड़प्पा की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे यानी कि कब्र, ताबूत समझते हैं दोस्तों, ताबूत यानी कि कब्र, ताबूत जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था, तो यहाँ पे ताबूत मिला है। और कब्रिस्तान की बात करें तो RS-37 कब्रिस्तान, कब्रिस्तान के नाम से मिला है। कब्र, कब्रिस्तान है तो कब्र कह सकते हैं, कब्रिस्तान, जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था। तो ताबूत मिला है, RS-37 कब्रिस्तान मिला है। हाथी की यहाँ पे दोस्तों खोपड़ी भी मिला है, हाथी की खोपड़ी, हाथी की खोपड़ी मिला है। तो ये क्या हो गया दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता हो गया। तो ये डेट याद रखिएगा दोस्तों, 1920-21 के बीच में डेट कुछ भी रहे तो ये आंसर हो जाएगा। और किसने खोजा है? दयाराम साहनी ने, ये भी पूछा जाता है। और कौन सी नदी? रावी नदी के किनारे, पाकिस्तान में, अभी माउंट गोनोरी जिला में है। कहाँ पर है? माउंट गोनोरी जिला में है। अब यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों हम मोहनजोदड़ो के बारे में जान लेते हैं। मोहनजोदड़ो, तो वो हमारा क्या था? हड़प्पा सभ्यता था। हड़प्पा सभ्यता के नाम से ही उसको हम क्या जानते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे एक क्या दोस्तों? मोहनजोदड़ो, क्या है? मोहन, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करें दोस्तों, तो मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये समझिए, मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये जो सिंध भाषा होता है ना, सिंध भाषा में इसका मतलब क्या होता है? मृतकों का टीला। सिंध भाषा में इसे क्या कहते हैं? मृतकों का टीला, मृतकों का टीला कहा जाता है सिंध भाषा में। सिंध भाषा में इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसकी खोज कब हुआ? मोहनजोदड़ो की बात करें तो इसकी खोज कब हुआ? तो ये दोस्तों 1922 में खोज हुआ है। 1922 में खोज गया। और खोज करने वाला कौन दोस्तों? तो इसमें राखल दास बनर्जी थे। कौन थे?
राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी थे। कौन थे? राखलदास बनर्जी थे। अब इसकी स्थिति की बात करें दोस्तों, तो ये कहाँ है? ये कहाँ है? तो जो पाकिस्तान का दोस्तों सिंध प्रांत है, पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, पाकिस्तान का सिंध प्रांत, पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है दोस्तों, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है। लरकाना जिला, लरकाना जिला में है, लरकाना जिला में है। कहाँ पर है ये? पाकिस्तान में है। अभी वर्तमान में कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे पशुपति शिव की पूजा किया जाता था। पशुपति पशुपति शिव की पूजा, यानी कि जो भगवान भोलेनाथ की पूजा किया जाता था, पशुपति शिव के पूजा किया जाता था। और यहाँ पे दोस्तों पेड़ का भी पूजा किया जाता था, पौधे का भी पूजा किया जाता था, और जानवर का भी पूजा किया जाता था। पेड़ पौधे और जानवर, जानवर पक्षी का भी पूजा किया जाता था, पक्षी का भी पूजा किया जाता था। और एक बात दोस्तों, यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि वहां पे किसकी पूजा नहीं होती थी? तो विष्णु भगवान का वहां पे पूजा का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, कोई साक्ष्य नहीं मिला है। तो ये बात याद रखिएगा। अब दोस्तों हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? तो देखिए दोस्तों, अगर सीप की बात करें कहाँ से प्राप्त किए जाते थे, तो ये नागेश्वर से प्राप्त किए जाते थे। ये नागेश्वर से प्राप्त किए जाते थे। अब ये नागेश्वर कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात में है। नागेश्वर कहाँ पर है? गुजरात में है। नागेश्वर कहाँ पर है? गुजरात में है। और रोपड़ भी हमारा क्या है दोस्तों? रोपड़ हमारा क्या है? ये भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थान है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान है। इसमें ये कहाँ का है? तो रोपड़ भी हमारा कहाँ का है? ये पंजाब का है। रोपड़ कहाँ का है दोस्तों? तो ये पंजाब का है। रोपड़ कहाँ का है? पंजाब का है। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है? पंजाब में स्थित है। तो अभी हमने क्या देखा दोस्तों, जो रोपड़ हमारा कहाँ पर है? पंजाब में स्थित है। पंजाब में स्थित है। अब बनावली की बात करें दोस्तों, तो ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में है। और कोटद्जी की बात करें दोस्तों, तो ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। अब देखिए दोस्तों, अगर रोपड़ की बात करें, तो रोपड़ में वहां पे किसका साक्ष्य मिला है? रोपड़ में कि रोपड़ सबसे पहले है कहाँ पे दोस्तों? तो रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे है। कहाँ पर है? रोपड़ सतलज नदी के किनारे है। और वहां पे कुत्ते का साक्ष्य मिला है। क्या मिला है? डॉग यानी कुत्ते का साक्ष्य मिला है। और इसे खोज करने वाला की बात करेंगे, तो यज्ञदत्त शर्मा थे। कौन थे? खोजकर्ता। इसकी खोजकर्ता की बात करें दोस्तों, या खोज करने वाले, खोजकर्ता या खोज करने वाला कौन थे? यज्ञदत्त शर्मा थे। यज्ञदत्त यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा थे। हड़प्पा की अधिकांश मानक मुहरें डैश नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी, जो 2x2 विमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था, तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। तो देखिए दोस्तों, जितने भी मोहर वगैरह बनते थे, जितने भी वहां पे मोहर वगैरह बनता था, मोहर वगैरह बनता था, तो वो हमारा क्या है दोस्तों? सेलखड़ी कहा जाता था उसे। क्या कहा जाता था? सेलखड़ी कहा जाता था। सेलखड़ी कहा जाता था। और उसी को एस्टेराइट के नाम से जाना जाता है। एस्टेटाइट के नाम से जाना जाता है। सेलखड़ी को एस्टेटाइट के नाम से जाना जाता है। अब इसकी मोहर की बात करें दोस्तों, ये क्या है? वर्गाकार है। तो कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि वहां का मोहर जो था वो कैसा होता था? तो चौकोर होता था। क्या होता था? चौकोर होता था, जिसे वर्गाकार भी कहा जाता है, जिसे वर्गाकार भी कहा जाता है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा? टू, यानी कि चौकोर साइज में है, सेलखड़ी कहते थे या तो एस्टेटाइट कहते थे। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल से आंसर हो जाएगा।
एक बात और यहाँ पे ध्यान रख सकते, याद रख सकते हैं दोस्तों, कि मोहर में जो चित्र हुआ करता था, किसका किसका चित्र हुआ करता था, किसका चित्र हुआ करता था। तो कभी बाघ का मिलता था, तो हाथी का मिल जाता था, हाथी का। तो फिर भैंसा का मिल जाता था, भैंसा का मिल जाता था। तो कभी हिरन का मिलता था, तो खरगोश का मिल जाता था, यानी कि जानवरों का चित्र मिलता था। तो ये कुछ जानवर के नाम हैं जिसमें यानी कि मोहरों पे ये चित्र मिला करता था। धोलावीरा डैश राज्य में स्थित है, डैश राज्य में स्थित है। तो देखिए दोस्तों, धोलावीरा की बात करें तो यहाँ पे धोलावीरा कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। धोलावीरा कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। तो गुजरात में देखिए दोस्तों, अगर हमने यहाँ पे क्या देखा, गुजरात की दोस्तों टोटल कितने जगह है उसके बारे में जान लेते हैं। गुजरात में कौन कौन सी जगह स्थित है, वो सारे जगह को हम लोग जान लेते हैं। गुजरात में स्थित कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हमने देखा दोस्तों यहाँ पे धोलावीरा, क्या देखा, धोलावीरा देखा। उसके साथ साथ दोस्तों और जगह क्या होता है, रंगपुर है एक, क्या है, रंगपुर है। और क्या है, लोथल है, क्या है, लोथल है। तो यहाँ पे दोस्तों धोलावीरा हमारा क्या है, रंगपुर है, ये धोलावीरा है, ये रंगपुर है, लोथल है। और लोथल यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये कहाँ पर है, सबसे पहले ये देखिए, ये कहाँ पर, ये भोगवा नदी के किनारे है। और लोथल इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है दोस्तों क्योंकि यहीं से बंदरगाह का पता चला है कि यहाँ से लोथल से जो यातायात के लिए या व्यापार के लिए बंदरगाह का इस्तेमाल किया जाता था, जिसे गोदीवाड़ा कहा जाता था, गोदीवाड़ा, जिसे गोदीवाड़ा कहा जाता था, जिसे गोदीवाड़ा कहा जाता था, जिसे गोदीवाड़ा कहा जाता था, जिसे क्या कहा जाता था, गोदीवाड़ा कहा जाता था। भगवा नदी के किनारे है जिसे गोदीवाड़ा कहा जाता था। या तो दोस्तों हम इसको कह सकते हैं कि सी पोर्ट यानी कि बंदरगाह। तो यहाँ पर लोथल इसलिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ में दोस्तों एक एक स्थान और याद रख सकते हैं, सुरकोटदा, दा, सुरकोटदा, सुरकोटदा। और एक ये क्या था, सुरकोटदा है। और एक हमने क्या देखा था पहले, कोट द जी, कोट द जी, जो कहाँ पर है, पाकिस्तान में है, जो कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। तो ये भी याद बात रखिए, ये बात भी दोस्तों याद रखिएगा। धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि से जुड़ी हुई है, किस समय अवधि से जुड़ी हुई है। तो देखिए दोस्तों हमने क्या देखा, जो धोलावीरा की बात करें तो धोलावीरा हमारा कहाँ का है, प्राचीन इतिहास में है, जिसके बारे में हम कहाँ पढ़े अभी हम लोगों ने, सिंधु घाटी सभ्यता से हमें पता चलता है कि धोलावीरा कहाँ पर है। तो सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार द ग्रेट बाथ एक विशाल था, एक विशाल था। तो देखिए दोस्तों अभी भी हम, स्नानागार का मतलब क्या दोस्तों, द ग्रेट बाथ, अभी के वर्तमान में क्या है ये, पहले, पहले को स्नानागार पहले क्या था दोस्तों, पहले विशाल स्नानागार कहा जाता था। लेकिन वर्तमान में जो अभी हमारा स्विमिंग पूल है, जो स्विमिंग पूल है वो क्या है, वही तो स्नानागार है। तो वर्तमान में हमारा स्विमिंग पूल अधिकतर कैसा होता है, आयताकार होता है, कैसा होता है, आयताकार होता है। तो यहाँ पे आयताकार क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ और बात याद रखिए, इसमें ये भी पूछा जाता है कि उसमें उतरने या चढ़ने का जो स्रोत था, सीढ़ी था, वो किस दिशा में था। तो याद रखिएगा ये भी पूछा जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, उत्तर पार्श्व होता है, यानी कि उत्तर पार्श्व की ओर। और ये क्या है, दक्षिण पार्श्व की ओर। तो उतरने सीढ़ी यानी कि स्विमिंग पूल में उतरने का जो साधन था वो क्या था, दक्षिण पार्श्व और उत्तरी पार्श्व होता है, उत्तर पार्श्व या दक्षिण पार्श्व होता है। तो ये भी याद रखिएगा। अगर बात करें दोस्तों इसकी लेंथ की बात करें तो लेंथ कितना होता था, याद है छोड़। तो इसकी लेंथ की बात करें दोस्तों तो 11 पॉइंट यानी कि 11.88 मीटर लेंथ, लंबाई होता था। लेंथ का मतलब क्या दोस्तों, लंबाई, लंबाई होता था। और चौड़ाई की अगर बात करें दोस्तों तो चौड़ाई कितना होता था, चौड़ाई 7.01 मीटर होता था, 7.01 मीटर होता था। और गहराई या तो डेप्थ की बात करें दोस्तों, ब्रेथ हो गया ये, और गहराई की बात करें तो गहराई कितना हुआ करता था, गहराई 2.43 मीटर हुआ करता था। तो ये भी यहाँ पे दोस्तों याद रखिएगा, ये स्विमिंग स्विमिंग पूल का दोस्तों जो वहाँ पे का था, ये स्ट्रक्चर ऐसा था। अनक डिटेल यहाँ पे हो गया। वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था,
हड़प्पा शहर मिला था। तो हमने क्या बताया दोस्तों कि रावी नदी के किनारे मिला था। कहाँ पे मिला था? रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे दोस्तों। और ये रावी नदी और ये है कहाँ पे दोस्तों? अ, हड़प्पा शहर कहाँ पर? ये भी हमने देखा कि रावी नदी जो पाकिस्तान है वहां पे था। रावी नदी के पाकिस्तान में स्थित है ये और जिला हमने क्या देखा था दोस्तों? मोंटगोमरी जिला था। मोंटगोमरी जिला, मोंटगोमरी जिला था। और राखलदास बनर्जी ने खोज किया था इसका। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? मृतकों का टीला है। हमने दोस्तों स्टार्टिंग में ही क्या बताया कि मोहनजोदड़ो को सिंध भाषा में, मोहनजोदड़ो को सिंध भाषा में क्या बोला जाता है? मृतकों का टीला। तो यहाँ पर बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? सेम क्वेश्चन दोस्तों। तो मृतकों का टीला है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो हमारा कहाँ, क्या दिखा देते हैं हमने, जो पाकिस्तान का सिंध प्रांत है वहीं पे हमारा स्थित है, सिंध प्रांत में। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना और तराजू का निर्माण करना, यादी कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? शिल्प उत्पादों के लिए समर्पित था। तो वो हमारा क्या है दोस्तों? चंदहुदड़ो है। क्या है? चंदहुदड़ो है। चंदहुदड़ो क्या होगा यहाँ पे? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों जब चंदहुदड़ो आया है तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो चंदहुदड़ो की बात करें दोस्तों, यहाँ पे देखिए चंदहुदड़ो, चंदहुदड़ो, चंदहुदड़ो की बात करें तो चंदहुदड़ो की खोज की बात करें दोस्तों, खोज इसका कब हुआ है? सबसे पहले इसका खोज कब हुआ है? तो 1931 में खोज किया हुआ है। 1931 में खोज हुआ है। और खोज करने वाला कौन है? गोपाल मजूमदार। गोपाल मजूमदार, मजूम गोपाल मजूमदार। खोज किसके द्वारा किया गया है या खुदाई किसके द्वारा किया गया है? तो गोपाल मजूमदार द्वारा किया गया है। ये है कहाँ पर? तो ये है कहाँ पर? सिंधु नदी के किनारे है। स- सिंधु, सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के पास है। और सिंधु नदी कहाँ पर है दोस्तों? तो सिंधु नदी इनमें से कहाँ पर है? यानी कि नवाब शाह जिला, नवाब शाह जिला कहाँ पर? नवाब शाह जिला पाकिस्तान में। नवाब शाह जिला पाकिस्तान में स्थित है चंदहुदड़ो, पाकिस्तान में। अभी वर्तमान में है दोस्तों, पहले तो पूरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान या तो ये म्यांमार वगैरह सब क्या था? भारत का हिस्सा था, भारत का हिस्सा था। तो अब यहाँ पे दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा यहाँ पे कि चाहे मनके, मनके मतलब क्या होता है? जो मिट्टी का बर्तन होता है उसी को क्या जाता है? मनका कहा जाता है। मिट्टी का बर्तन जिसे मृदभांड भी कहते हैं, मिट्टी का बर्तन जिसको मृदभांड के नाम से भी जाना जाता है। मिट्टी का बर्तन जिसे मृद भांड के नाम से भी जाना जाता है। मृद भांड, मृद भांड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, सारी की सारी चीजें कहाँ मिलता था? चंदहुदड़ो से मिलता था, चंदहुदड़ो से मिलता था। अब यहाँ पे एक बात और दोस्तों, यहाँ पे हमने क्या देखा था? नागेश्वर से वहां पे जो सीप वाला पत्थर लाया जाता था, पत्थर को लाया जाता था। घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? तो हमने क्या बताया दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि हड़प्पा से इसकी शुरुआत सबसे पहले की गई थी। हड़प्पा से इसकी शुरुआत सबसे पहले की गई थी, इसीलिए इसे हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं। तो ये कब खोजा गया है? 1920-21 के आसपास खोजा गया है। किसके द्वारा खोजा गया है? तो दयाराम साहनी के द्वारा। दया सिंधु घाटी हड़प्पा की सभ्यता की खुदाई किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी ने क्या किया? इसकी खुदाई की थी, खुदाई की थी और सबसे पहले किया था। और ये अभी कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में कौन सा जिला? मांटुगरी जिला में है। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? किस स्थान पर पाई गई थी? तो ये हमारा कहाँ पर पाई गई थी दोस्तों? हड़प्पा में पाया गया था। कहाँ पे पाया गया था? हड़प्पा में पाया गया था। हड़प्पा में पाया गया था। और ये नटराज की मूर्ति किससे बना हुआ था दोस्तों? चूना पत्थर का बना हुआ था। किसका बना हुआ था?
चूना पत्थर का बना हुआ था, और इसकी चूना पत्थर का बना हुआ था, और इसकी हाइट की और ऊंचाई की बात करें दोस्तों तो 7 से 8 इंच था लगभग। इंच था क्या? हाइट यानी कि ऊंचाई। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? गुजरात में पाया गया है। तो हम लोग शुरू से क्या पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों? गुजरात में क्या है? धोलावीरा है। अब धोलावीरा दोस्तों एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पर विशाल स्नानागार पाया गया है, सबसे बड़ा स्नानागार, सबसे बड़ा स्नानागार, सबसे बड़ा स्नाना सबसे बड़ा स्नानागार, सबसे बड़ा स्नानागार, स्नानागार, स्नानागार। और यहाँ पे दोस्तों खेल स्टेडियम या तो खेल का साक्ष्य मिला है। खेल का साक्ष्य भी कहाँ से मिला है? तो धोलावीरा से मिला है। और यहाँ पे दोस्तों खेल स्टेडियम का भी कुछ कुछ साक्ष्य मिला है। मांडा की बात करें दोस्तों, ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो ये हमारा देखिए दोस्तों, मोहनजोदड़ो है, लोथल भी है, हड़प्पा भी है। क्या यूरोप का कहीं जिक्र हुआ है क्या? नहीं हुआ है। तो यूरोप जो है क्या है? सही आंसर हो जाएगा, जो कि हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है। सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? जलाशयों के साक्ष्य मिले। जलाशय का मतलब क्या है दोस्तों? वही तो जहां पर पानी स्टोर किया जाता है, या स्विमिंग पूल की बात कर सकते हैं हम, स्विमिंग पूल। तो जलाशय का साक्ष्य अभी हमने कहाँ देखा? धोलावीरा में, गुजरात में मिला है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोट दीजी कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। लोथल कहाँ पर है दोस्तों? तो ये भी हमारा धोलावीरा, धोलावीरा और लोथल दोनों कहाँ पर है? ये गुजरात में है। गुजरात में है। कालीबंगा की बात करें दोस्तों, तो कालीबंगा कहाँ पर है हमारा? ये राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में है। राजस्थान में है। सॉरी दोस्तों, पीछे हमने शायद बनवाली को राजस्थान बता दिया है। तो बनवाली हमारा दोस्तों राजस्थान का नहीं, बल्कि ये हरियाणा का है। बनवाली कहाँ का है? हरियाणा का स्थान है। तो पीछे दोस्तों शायद हमने गलत बता दिया है, तो याद रख, उसको सुधार कर लीजिएगा। बनवाली कहाँ का है? हरियाणा में। बनवाली कहाँ पर है? हरियाणा का स्थान है। अच्छा एक बात और दोस्तों, बनवाली का बात आया तो यहाँ पे बता ही देता हूँ। बनवाली हरियाणा का है, पहले पिछले मैंने गलत बताया, यहाँ पे सुधार दिया। अब बनवाली में दोस्तों यहाँ पे जो हर एक जगह का सड़क जो था क्या? सीधी सड़कें थी। हर एक जगह का, जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता में था, वहां पे हर एक जगह का क्या था? सीधी सीधी सड़कें थी। क्या था? सीधी सीधी सड़कें था। लेकिन एकमात्र एकमात्र यहाँ पे बनवाली था जिसकी सड़कें जो थी टेढ़ी मेढ़ी थी, जिसकी सड़कें टेढ़ी और मेढ़ी थी, टेढ़ी मेढ़ी थी, टेढ़ी मेढ़ी थी। बाकी हर जगह की सड़कें क्या था? सीधी थी। और हर जगह दोस्तों क्या था? नली का साक्ष्य था। लेकिन इसमें नली का साक्ष्य नहीं मिला है, नहीं मिला है। और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो क्या होता है यहाँ पे? टेराकोटा। क्या होता है? टेराकोटा। टेराकोटा यानी कि ये मिट्टी का समान था, मिट्टी का समान है। टेराकोटा क्या है? मिट्टी का समान, या हल कह सकते हैं इसको। मिट्टी का समान था या तो हल था। मिट्टी का समान का साक्ष्य मिला है टेराकोटा। तो टेराकोटा पूछा जाता है कि टेराकोटा किस सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से संबंधित है? तो वो बनवाली से संबंधित है, जो कि हरियाणा में स्थित है। पुरातात्विक पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो अभी पिछले हमने क्या बताया दोस्तों? हमने गुजरात का कुछ 3-4 जगह का नाम बताया था, जिसमें से सुरकोटदा भी था। तो सुरकोटदा कहाँ का है? सुरकोटदा कहाँ का है? गुजरात का है। कहाँ का है? गुजरात का है। अब सुरकोटदा के बारे में हम बात करें दोस्तों थोड़ा सा, तो सुरकोटदा का क्या क्या थोड़ा, सुरकोटदा की बात करें दोस्तों, तो सुरकोटदा में क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर बन सकता है? तो सुरकोटदा दोस्तों यहाँ पे क्या है? घोड़े का कंकाल मिला है। क्या है? पूछा जाता है कि घोड़े का कंकाल कहाँ से मिला है? तो घोड़ा का कंकाल हमारा सुरकोटदा से मिला है। कहाँ से मिला है? सुरकोटदा से मिला है। और कलश सावधान यानी कि कलश सावधान यानी कि दोस्तों दो लोगों को एक साथ दफनाने का सबूत भी यहाँ से मिला है। दफनाने का सबूत भी मिला है।
सबूत भी मिला है। अब इसकी खोज दोस्तों कब हुआ है, तो 1964 में किसके द्वारा किया गया है, जेपी जोशी द्वारा किया गया है खोज इसका, जेपी जोशी द्वारा इसका खोज किया गया है। यानी कि खुदाई या तो खोज दोस्तों हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे गुजरात क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या, तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा के खुदाई का जिम्मा लिया। तो यहाँ पे दोस्तों दयाराम साहनी आंसर नहीं करना है, क्योंकि हम जब हड़प्पा की सभ्यता का शुरुआत जो हुआ था, फिर से मैं बताता हूँ क्या दोस्तों, हड़प्पा की सभ्यता का शुरुआत कब हुआ था, 1920 से 21 में किया गया था। किसने किया था, ये दयाराम साहनी ने किया था, दया राम साहनी ने किया था। तो ये शुरुआत में इन्होंने शुरू किया था, दयाराम साहनी ने 1920-21 में शुरू किया गया था। लेकिन यहाँ पे बात क्या बोला गया, 1944 की। कब की बात बोला गया, 1944 की। तो 1944 में दोस्तों रैम व्हीलर ने इसी सभ्यता को दोबारा दोबारा से, यानी कि पूरा बढ़िया से सही तरीके से खोदने का। तो 1944 में हड़प्पा सभ्यता को फिर से किसने, रैम व्हीलर ने ये जिम्मा लिया। रैम व्हीलर ने किसने, रैम व्हीलर ने जिम्मा लिया कि मैं इसे फिर से खुदाई करूंगा और डिटेल से खुदाई करूंगा। तो ये इसका जिम्मा फिर किसने लिया था, रैम व्हीलर में। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये बात दोस्तों याद रखिएगा। राखालदास बनर्जी तो कब खोजा गया था, 1920-21 में उन्होंने शुरुआत किया था। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्विक तत्वविद द्वारा की गई थी। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले में दयाराम साहनी का आंसर नहीं टिक करना है, क्योंकि यहाँ पे हड़प्पा का बात नहीं किया गया है। यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की बात नहीं किया गया है, यानी कि मोहनजोदड़ो के बारे में बात किया गया है। मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था, राखालदास बनर्जी ने किया था। राखालदास बनर्जी ने, और कब किया था, 1922 में किया था। तो यहाँ पे सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। डी नंबर नहीं मारना है, क्योंकि अगर अगर आप डी नंबर मारते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वहां पे मोहनजोदड़ो की बात किया गया था। मोहनजोदड़ो का सबसे पहले खुदाई जो चालू किए थे वो राखालदास बनर्जी ने किया था, आर डी बनर्जी या तो राखालदास बनर्जी ने। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता डैश वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई है, मालवा तक फैली है। तो देखिए दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो ये लगभग कितनी पुरानी है, लगभग क्या है, 3000 ईसा पूर्व है। क्या है, लगभग 3000 ईसा पूर्व है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की हले अरे अनेकों आदमी ने अलग अलग तरीका से माना है, अनेकों ने अलग अलग तरीका से माना है, लेकिन एवरेज दो हो जाएगा। एवरेज डिस्टेंस की बात करें, यानी कि एवरेज टाइमिंग की बात करें, तो ये 3000 BC के ईसापुर के आसपास होगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या बोला गया, उत्तर मालवा तक फैला हुआ है, किन क्षेत्र तक फैला हुआ था। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों कि जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता था वो किधर किस तरफ कितना फैला हुआ था। तो अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार से सिंधु घाटी की सभ्यता है, कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम इसको अगर देखा जाए तो अगर ये भी पूछा जाता है कि सिंधु घाटी का आकार कैसा है, तो त्रिभुजाकार है। कैसा है, त्रिभुजाकार है, या तो ट्रायंगल शेप में है, ट्रायंगल शेप में है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये हमारा जो सबसे पश्चिमी हिस्सा है, क्या है, सबसे पश्चिमी पश्चिमी भाग है। तो पश्चिमी भाग कौन सा है, सुतका गेंडोर है, सुतका सुतका गेंडोर है, सुतका गेंडोर है, जो कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। सुतका गेंडोर कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। और अगर ये बात करें दोस्तों, ये उत्तर में है, ये कहाँ पर है, सबसे उत्तरी भाग है। और इसे क्या कहा जाता है, मांडा कहा जाता है, इसे मांडा कहा जाता है, जो कहाँ पर है, जम्मू और कश्मीर में है, जम्मू और कश्मीर में है। ये उत्तरी भाग हो गया। और यहाँ पे हमारा क्या होता है दोस्तों, पूर्वी भाग होता है। क्या है, पूर्वी भाग। तो पूर्वी भाग में क्या है, आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर
गिर क्या है? आलमगीर, आलमगीरपुर है। ये कहाँ पर है? यूपी में है। कहाँ पर है? यूपी में है। अब यहाँ पे दोस्तों एक बच गया, सबसे पश्चिमी भाग, सबसे सॉरी सॉरी दक्षिणी भाग, सबसे क्या हो गया? दक्षिणी भाग, सबसे दक्षिणी भाग। तो दक्षिणी भाग में सबसे सबसे दक्षिणी में क्या है दोस्तों? क्या है? डैमाबाद है। क्या आता है? डैमाबाद, या तो डैमाबाद कुछ भी लिख सकते हैं, डैमाबाद या तो दैमाबाद भी लिखा रहता है। तो ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ये महाराष्ट्र में है। तो ये हमारा टोटल दोस्तों कहाँ, ये स्ट्रक्चर हो गया सिंधु घाटी सभ्यता का। इसको याद करने का दोस्तों ऐसे भी याद रख सकते हैं, स म ए ड। सम मतलब क्या होता है? सम मतलब जोड़ना, और जोड़ना को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? ऐड। मतलब स म ऐड, तो स से क्या हो गया? सुतका गेंडोर, स से क्या हो गया? सुतका गेंडोर, म से क्या हो गया? मांडा, और ए से क्या हो गया? आलमगीरपुर, और डी से क्या हो गया? डैमाबाद। अब यहाँ पे दोस्तों इसको आगे और नदी याद करें तो कैसा? सम एड, तो यहाँ पे याद रख सकते हैं डच है, ड डच है, पर भारत में नहीं। जैसे कि डच भाषा की बात करें तो क्या डच भाषा भारत में बोला जाता है? क्या नहीं? डच भाषा भारत में नहीं बोला जाता है। तो डच है पर भारत में नहीं, ये ट्रिक हो गया, भारत में नहीं, भारत में नहीं। तो ड से हमारा क्या हो जाएगा? ड से यानी कि स मतलब इसके इस प्रकार से रिलेशन यहाँ पे हो जाएगा, इस प्रकार से। ये सिर्फ वैसे एक्स्ट्रा है। तो ड से क्या होगा? डास्क नदी। तो डास्क नदी हमारा कहाँ? सुतका, सुतका गेंडोर जो है कहाँ पर है? डास्क नदी के पास है। और च से क्या हो जाएगा? चिनाब नदी। क्या हो जाएगा? चिनाब नदी। तो चिनाब नदी कहाँ पर है? हमारा मांडा में है। फिर एच से हमारा क्या हो गया? हिंड, एच से हो गया हिंडन नदी। क्या हो गया? हिंडन नदी। तो हिंडन नदी कहाँ पर है? हिंडन नदी किसके किनारे बसा हुआ है? यानी कि आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। और पर से क्या होता है? परवरा नदी। पर से परवरा नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि डैमाबाद वहां पे है। देश का विकास 5000 बीसीई से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ है, पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा कौन सा सही आंसर हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता सही आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास किया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? आज उन्हें हम क्या कहते हैं? यानी कि दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के पहले, हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है तो अभी किस किस क्षेत्र में फैला हुआ है? किस किस क्षेत्र में फैला हुआ है? तो हमारा कहाँ पे अभी, जैसे कि भारत का मैप हमारा कुछ क्या क्या है दोस्तों? कुछ ऐसा है। ये हम सिर्फ यहाँ पे पश्चिमी साइड कर लेंगे। भारत का मैप हमारा कुछ यहाँ पे, ये गुजरात इस प्रकार से है, इस प्रकार से यहाँ पे ये नीचे इस प्रकार से हमारा क्या है? ये भारत का मैप चला जाता है। तो ये हमारा भारत का क्या है? पश्चिमी हिस्सा है। और यहाँ पे क्या है? ये पाकिस्तान है। तो भारत का ये पश्चिमी हिस्सा, भारत का क्या है? ये पश्चिमी हिस्सा में है सिंधु घाटी सभ्यता। ये पश्चिमी हिस्सा है ना भारत का दोस्तों, ये पश्चिमी हिस्सा। और ये पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान और भारत के पश्चिमी हिस्सा में स्थित है। तो बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से पूर्व होता है, जो लगभग डैश अस्तित्व में आई थी, डैश अस्तित्व में आई थी। तो अस्तित्व में कब आया था? अस्तित्व में 2500 ईसा पूर्व आया था, 2500 ईसा पूर्व आया था। और हमने क्या देखा था स्टार्टिंग में ही, कि सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल जो जाना जाता है वो 2500 से लेकर के 1750 बीसी तक माना जाता है, 1750 बीसी तक माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का अस्तित्व। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो देखिए सर, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता की बात करें तो वहां पे ईंट की भवनें थी। क्या थी? ईंट की भवनें। ईंट की भवनें का कहने का मतलब है दोस्तों कि उस समय भी क्या था? पक्के ईंट का मकान था, पक्का या पक्के,
पक्के ईंट का मकान था। उस समय भी क्या था, पक्के ईंट का मकान हुआ करता था, पक्के ईंट का मकान हुआ करता था, जो कि एक आश्चर्य की बात है। तो इसीलिए वहां की ये महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में था। सिंधु घाटी सबसे पहले यहाँ पे देखिए, पाषाण काल में, पाषाण काल को पाषाण काल क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पत्थर का हथियार का इस्तेमाल किया जाता था, इसीलिए इसे पाषाण काल कहते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता को दोस्तों कांस्य, कांस्य काल कहा जाता है। कांस्य काल या तो युगीन, कांस्य काल कहा जाता है। कांस्य काल क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कांसे का इस्तेमाल किया जाता था। और कांसे हमारा दोस्तों किसका बना हुआ था है, ये भी पूछा जाता है। कांसे यानी कि दोस्तों सबसे पहले कांसे धातु का इस्तेमाल किया गया था, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कांस्य काल कहते हैं। और कांसा की बात करें दोस्तों, ये कांसा कैसे जो किससे बना होता है, तो कांसा हमारा यहाँ पे Pb प्लस Sn, सॉरी सॉरी, Cu प्लस Sn यानी कि कॉपर और टीन, कॉपर और टीन का बना होता था। किसका, कॉपर और टीन का बना होता था, इसीलिए इसे यहाँ पे कांस्य युगीन कहते हैं, कांस्य युगीन कहते हैं। तो यहाँ पे डी नंबर का आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के लोग डैश बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे। अभी पिछला क्वेश्चन में हमें बताया दोस्तों, तांबा और टीन का इस्तेमाल किसके बनाया करता था, ताकि कांसे बनाया जा, कांसे को बनाया जा सके। यानी कि दोस्तों कांसा ही क्या है, मिश्र धातु है। कांसा हमारा क्या है, केमिस्ट्री में भी दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं कि मिश्र धातु, कांसा क्या है, एक मिश्र धातु है। और कांसा किससे बना होता है, तो Cu प्लस Sn से बना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है, तो देखिए कालीबंगा है, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है। आजमगढ़ दोस्तों नहीं है, तो यहाँ पे डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। आजमगढ़ कहाँ पर है, ये यूपी में है। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ डैश में मुर्दों का टीला है, तो हमने क्या बताया था, स्टार्टिंग में ही बताया था कि सिंधी भाषा में उसे मुर्दों का टीला कहा जाता है। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे। स्टार्टिंग में दोस्तों मैं ये भी बता चुका हूं कि किसकी पूजा नहीं करते थे, तो भगवान विष्णु की पूजा का किसी भी प्रकार का साक्ष्य नहीं मिला है। भगवान शिव का मिला है, कबूतर यानी कि पक्षी या जानवर का मिला है। स्वास्तिक, स्वास्तिक हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा क्या कहलाता है, स्वास्तिक कहलाता है। तो स्वास्तिक का भी पूजा उस टाइम हुआ करता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश की पूजा करते थे, तो पशुपति शिव की पूजा करते थे। किस वर्ष में जर्मनी और इटली की पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था, सतह अन्वेषण शुरू किया था। तो ये कब किया था दोस्तों, 1980 में किया था। कब किया था, 1980 में किया था। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था, कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था, तो अक्सर दोस्तों बैल का चित्र देखा जाता था, अक्सर बैल का चित्र देखा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है, शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है। तो देखिए दोस्तों शिल्प कलाओं की बात करें तो बालाकोट में भी शिल्प कला यानी कि पत्थर का इस्तेमाल, शिल्प कला का इस्तेमाल किया जाता था। चनहुदड़ो में भी किया जाता था, नागेश्वर में भी हम लोगों ने देखा दोस्तों, लेकिन मांडा में नहीं किया जाता था। मांडा में क्यों नहीं किया जाता था, क्योंकि दोस्तों ये कहाँ पर है, मांडा कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है, मांडा कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। अब अगर जम्मू कश्मीर की बात है दोस्तों, तो वहां पे क्या है, बुर्ज होम मिला करता था। बुर्ज होम, बुर्ज होम मतलब दोस्तों गर्त, गर्त किसको कहते हैं, यानी कि धरती के नीचे गुफा बना के लोग रहते हैं, तो उसे बुर्ज होम या तो गर्त कहते थे। तो बुर्ज होम वहां पे मिला है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुर्ज होम कहाँ पे अवस्थित है, तो वो जम्मू कश्मीर के मांडा में यानी कि जम्मू कश्मीर में अवस्थित होता है। और क्या होता है ये छोटा जो इग्लू टाइप में छोटा छोटा दोस्तों बर्फ से बचने के लिए ठंड से, जो नीचे गड्ढा बना के रहा जाता था, रहते थे जानवर या जीव लोग। तो आज हम दोस्तों इतने सवाल करेंगे, जिसमें से दोस्तों हमने क्या क्या पढ़ा, हिस्ट्री में हमने दोस्तों जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन बन सकते थे, और प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन पूछे गए थे रेलवे एनटीपीसी में और रेलवे के अन्य एग्जाम में, तो सारे क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों हमारा कंप्लीट हो जाता है।
अब कल से हम क्या करेंगे, वैदिक सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन को करेंगे। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग थ्योरी के साथ साथ कंसेप्ट भी दोनों साथ ही साथ चलते चलेंगे, क्योंकि दोस्तों थ्योरी पढ़ना फिर क्वेश्चन करना उसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों साथ ही साथ चलेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे और उससे संबंधित जितने भी कंसेप्ट बन सकते हैं सारे कंसेप्ट को हम निचोड़ दिया करेंगे। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये अच्छा लगा होगा। और दोस्तों अब सभी को मालूम है कि जो PYQ होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रिपीटेड किए जाते हैं और बार बार रिपीट किए जाते हैं, और उससे हमें ये भी पता चलता है कि कहाँ से कौन टॉपिक हमें पढ़ना होता है। तो तो यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो अगर दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा और हम इसी तरह का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं दोस्तों, और पहली बार अगर आप हमारे इस चैनल में आए तो हमारे इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए दोस्तों, ताकि आपको नोटिफिकेशन जब भी वीडियो में अपडेट करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर अवश्य करें, ताकि उन्हें भी पता चले यहाँ पे रेलवे NTPC या अन्य प्रकार की तैयारियां GK से संबंधित कंसेप्ट दिया जाता है। थैंक यू दोस्तों।